अकॉर्डिंग हमने एंथैल्पी और एंट्रोपी को देखा था, ठीक है। एंथैल्पी, सेकंड है एंट्रोपी, ठीक है। तो इस तरह से एंट्रोपी को हम समझते हैं, या किसी अभिकारक या किसी निकाय की एंट्रोपी में चेंज का अर्थ है इसमें अनियमितता और अव्यवस्था, ठीक है, और अव्यवस्था। तो किसी भी अभिक्रिया में अनियमितता और अव्यवस्था का माप क्या कहलाता है? एंट्रोपी कहलाता है। एंट्रोपी को हम ds से या फिर डेल S से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसमें ये बोलता है कि ताप के साथ ऊष्मा में जो परिवर्तन आता है या ताप के साथ ऊष्मा जो अवशोषित होती है वह एंट्रोपी कहलाती है। यानी कि डेल S इज इक्वल टू डेल Q अपॉन T, ठीक है। तो ताप के साथ ऊष्मा में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? डेल S, यानी कि एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी जो होती है इसको हम प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के थ्रू देख सकते हैं। डेल S इज इक्वल टू, जैसे कि प्रारंभिक अवस्था A है और अंतिम अवस्था B है, तो इन दोनों में परिवर्तन को एंट्रोपी के थ्रू अगर देखें तो B की एंट्रोपी माइनस A की एंट्रोपी, जो कि टोटल AB अणु की एंट्रोपी को बताती है। AB प्रारंभिक टू अंतिम अवस्था की एंट्रोपी क्या होगी? SB माइनस SA, यानी कि अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। तो इस तरह से हम एंट्रोपी को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एंट्रोपी की परिभाषा में क्या लिखेंगे कि यह ऊष्मागतिक फलन है। सबसे पहले तो ये क्या है? ऊष्मागतिक फलन है जो कि तंत्र के अणुओं में आने वाली अनियमितता तथा अव्यवस्था का माप कहलाती है, ठीक है। तो अनियमितता और अव्यवस्था का जो माप है वो क्या कहलाता है? एंट्रोपी। तो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे? ds से, ठीक है। तो ds से जब व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले एंट्रोपी परिवर्तन हम देखते हैं। तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या ds इज इक्वल टू डेल Q अपॉन T, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद में जब हम आगे चलते हैं, एंट्रोपी को हमने एज ए डेफिनेशन देख लिया और एज ए इक्वेशन देख लिया। अब इसमें क्या होता है? एंट्रोपी जो है ताप के साथ ऊष्मा में परिवर्तन को हमें समझाती है। किससे? इक्वेशन के थ्रू हमें ये पता चला कि ताप के साथ जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है? एंट्रोपी। ताप के साथ ऊष्मा में परिवर्तन, इसे ताप तथा दाब की तरह
महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ताप और दाब जिस तरह से प्रेशर और जो है टेम्परेचर जो हम महसूस कर सकते हैं, उसको एंट्रोपी को हम महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऊष्मागतिक रूप से जो ताप के साथ में ऊष्मा परिवर्तन को समझाता है। ठीक है, इसका हम एग्जैक्ट मान नहीं ज्ञात कर सकते, इसका शुद्ध माप या मान नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या ज्ञात कर सकते हैं हम? ओनली परिवर्तन को। अभी आते हैं हमारे साइंटिस्ट क्लॉसियस। क्लॉसियस ने इस एंट्रोपी को ये बताया, क्लॉसियस ने ये बताया कि एंट्रोपी जो होती है एज ए स्टेट फंक्शन क्या होती है। एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन किसने बताया? क्लॉसियस ने। ठीक है, तो क्लॉसियस जो थे उन्होंने एंट्रोपी को एज ए स्टेट फंक्शन क्यों बताया? स्टेट फंक्शन यानी कि अवस्था फलन। हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक होते हैं अवस्था फलन, दूसरे होते हैं पथ फलन। ठीक है, यानी कि जो पाथ पर डिपेंड करते हैं, यानी कि हमने ये देखा था कि ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसे में यहां से यहां जाना, यानी कि अगर हम उत्क्रमणीय प्रोसेस लेते हैं तो हमने अवस्था फलन और पथ फलन को देखा था। ऐसे में अवस्था फलन क्या होते हैं? जब कोई भी निर्भरता होती है, कोई भी डिपेंडेंस जब होती है ए और बी पर, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर अगर कोई अभिक्रिया डिपेंड करती है तो वो अवस्था फलन कहलाती है। ठीक है, और इसके साथ ही जब वो पाथ पर डिपेंड करती है जो कि पथ फलन कहलाती है। तो इसमें बहुत सी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो इसमें हमने देखा था कि डेल क्यू जो होता है पथ पर निर्भर करता है। क्या है? पथ फलन है। जबकि क्लॉसियस ने ये बोला कि डेल क्यू जो है अवस्था फलन है। उसने किस तरह से बोला? उसने ये बोला कि अगर हम इक्वेशन ले, यानी कि ये इक्वेशन, तब उन्होंने बोला कि ds को यदि a से b तक अवकलित किया जाए, डेल क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो ये क्या होती है? इसको उसने बोला ये है अवस्था फलन। किसने बोला? क्लॉसियस ने। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जब एंट्रोपी परिवर्तन ना हो और इसमें केवल डेल क्यू को हो तो ये पथ फलन कहलाता है, ये पथ पर निर्भर करेगा। तो ये क्लॉसियस ने दो स्टेटमेंट दिए जिसमें उसने बोला कि एंट्रोपी परिवर्तन जो है उसको अगर हम डेल क्यू बाई टी से समझें तो वो अवस्था फलन यानी कि अवस्था पर डिपेंड करेगा, यानी कि जो ए और बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि पथ के ऊपर। ठीक है, और जबकि ओनली डेल क्यू यानी कि ऊष्मा लेते हैं तो वो पथ फलन कहलाती है, यानी कि ए टू बी नहीं, ए से बी पे बी तक जाने वाला जो पथ होता है वो पथ उस पे वो डिपेंड करेगा। यानी कि ऊष्मा क्या होती है? वैसे तो पथ फलन है। पथ फलन होने पर उसको क्या बोलते हैं? हमने ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के बारे में हमें पता ही है।
तो ये जब हमने पढ़ी थी ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है और उत्क्रमणी प्रोसेस है तो अवशोषित होता है, उसके साथ ही बाद में वो उत्सर्जित होती हैं। तो ये दोनों ही प्रक्रम जो है उत्क्रमणीय प्रोसेस में चलते हैं। तो ऐसे में एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन में क्लॉसियस ने ये बताया कि जब इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये जो है अवस्था फलन कहलाती हैं, जबकि डेल क्यू जो है सिंगली हम यूज में लेते हैं तो वो पथ पर निर्भर करती हैं, जबकि ये पथ पर निर्भर नहीं करती, उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अवस्था पर निर्भर करती हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो एज ए स्टेट फंक्शन क्लॉसियस ने ये बताया। तो उनके जस्ट दो स्टेटमेंट है जिससे हम एंट्रोपी को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, इसको हम 1, 2 और 3 कंडीशन से देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन है आपकी एंट्रोपी अनुपलब्ध ऊर्जा के रूप में। तो एंट्रोपी एज अ अनअवेलेबल एनर्जी, एंट्रोपी एज अ अनअवेलेबल एनर्जी। सेकंड आपके पॉइंट आता है एंट्रोपी एज एन ऑर्डर डिसऑर्डर फिनोमिनन, एंट्रोपी एज अ ऑर्डर एंड डिसऑर्डर फिनोमिना। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आता है आपके एंट्रोपी एज प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट है आपके एंट्रोपी एज अ अनअवेलेबल एनर्जी, यानी कि ये बोल रहा है कि एंट्रोपी अनुपलब्ध ऊर्जा के रूप में। हमने कार्नोट साइकिल पढ़ी थी, कार्नोट साइकिल की कार्नोट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि जो इंजन है वो Q2 ऊष्मा को अवशोषित करता है और कुछ ऊर्जा जो कार्य में बदल जाती है, लेकिन शेष बची हुई ऊर्जा जो होती है वो क्या निकाय में चली जाती है। वो क्या है, एंट्रोपी को डिफाइन करती हैं। तो एंट्रोपी एज अ अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल अनुपलब्ध, यानी कि वो जो अवशोषित ऊष्मा है उसमें से कुछ ऊष्मा जो निकाय को वापस दे दी गई वो ऊष्मा क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है। ठीक है, तो अनुपलब्ध वो उपयोगी नहीं है और वो कार्य में नहीं बदलती है, तो ऐसे में वो एनर्जी क्या कहलाएगी, अनुपलब्ध एनर्जी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एंट्रोपी एज अ ऑर्डर एंड डिसऑर्डर फिनोमिना। ऑर्डर डिसऑर्डर, अव्यवस्था, अनियमितता। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि किसी भी निकाय हो या किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक में जब तक अव्यवस्था नहीं होगी तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर अभिकारक ही स्थायी है तो उसको फिर से रिएक्ट करने में परेशानी होगी या एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ऐसे में ये जो अव्यवस्था और अनियमितता है वो क्या कहलाती है, एंट्रोपी। ठीक है, तो निकाय में जब अव्यवस्था फैल जाती है यानी कि एंट्रोपी भी प्रबल हो जाएगी और एंट्रोपी का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपकी एंट्रोपी एज अ प्रोबेबिलिटी। एंट्रोपी एज अ प्रोबेबिलिटी यानी कि इसका मतलब है जैसे कि हमने कोई निकाय लिया, ऐसे में इनमें जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है तो इनकी व्यवस्था जो है एकदम इक्वल है। ठीक है, इक्वल होने से यहाँ पर जो एंट्रोपी का मान क्या होगा, लो होगा। ठीक है, लेकिन जब हम
दूसरा कोई निकाल लेते हैं जिनमें अव्यवस्था फैल गई है, एंट्रोपी बढ़ गई है, उसमें एंट्रोपी की प्रायिकता जो होती है अधिक है, तो ऐसे में एंट्रोपी हाई होगी। यानी कि कोई भी, जैसे कि नॉर्मल घर ले लिया तो घर में कुछ ही मेंबर होते हैं तो घर में हमेशा सब कुछ व्यवस्थित रहता है, लेकिन अगर भीड़ भाड़ में चले जाए या किसी फंक्शन में चले जाए तो ऐसे में वहां पर एंट्रोपी बढ़ रही है। इसी के साथ हमारे एटमॉस्फेयर में भी एंट्रोपी बढ़ रही है। क्यों? गैसेस के कारण, पीपल्स बहुत सारे, जनसंख्या वृद्धि हो रही है इस कारण, तो ये सब एंट्रोपी के कारण बताते हैं। ठीक है, तो इसमें अव्यवस्था फैल गई तो ये कहीं पर भी जा सकते हैं। हुड़दंग मचना, तो ये क्या होता है? एंट्रोपी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से एंट्रोपी को हम समझ सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को, यानी कि एंट्रोपी की प्रायिकता। एंट्रोपी की प्रायिकता क्या होती है? हमेशा यही होता है, कम प्रायिकता से अधिक प्रायिकता की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो लो प्रोबेबिलिटी से हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कोई भी अगर उत्क्रमणीय प्रोसेस होगा तो हमेशा वह कम एंट्रोपी या कम प्रायिकता से अधिक प्रायिकता की ओर जाएगा, और एंट्रोपी जो है प्रायिकता के अकॉर्डिंग लो से हाई होती है या लो टू हाई की ओर जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एंट्रोपी को समझते हैं। एंट्रोपी जो है, इसका जो एसआई में मात्रक होता है या एसआई में यूनिट जो होती है, जूल पर केल्विन होती है। जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, जूल पर केल्विन इसकी एसआई में जो यूनिट होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एंट्रोपी को कंप्लीट किया। एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन, व्हाट इज एंट्रोपी, तो यहाँ पर हमने ये दोनों ही पॉइंट कवर कर लिए हैं। उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हमने कर लिए हैं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है एंट्रोपी ताप व आयतन, ताप व आयतन के फलन के रूप में। ठीक है, तो एंट्रोपी को अगर ताप और फलन के रूप में अगर देखें तो इसमें कुछ इक्वेशंस हैं जिसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, तो एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसे में हम जब देखते हैं, सबसे फर्स्ट इक्वेशन ये आती है कि एंट्रोपी अगर अवस्था फलन है, किसकी? एंट्रोपी टी व वी की अवस्था फलन है। एंट्रोपी जब T और V की अवस्था फलन होती है, यानी कि एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ T एंड V। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं। ठीक है, तो S इज अ फंक्शन ऑफ T एंड V। तो जब ये इक्वेशन लेते हैं तो इस इक्वेशन को लेने पर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? ds इज इक्वल टू, इसका फंक्शन लेंगे तो सबसे पहले t, तो डेल s अपॉन t, डेल t यहाँ v आ जाएगा, प्लस dt प्लस, ठीक है, dt, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेल s अपॉन डेल v t dv। ठीक है, तो ds की वैल्यू जब एट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम हमने लिया तो ये इक्वेशन नंबर आ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने उसमें डाली थी, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अभी हम आगे करते हैं। आगे तो ऊष्मागति के फर्स्ट नियम से हमें क्या पता है? इंटरनल एनर्जी जो होती है डी ई इज इक्वल टू क्या होता है?
डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डी वी, ठीक है। तो इससे हम और जैसे कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होगा, डी ई इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, ठीक है। तो यहाँ ये दो इक्वेशन मैंने लिख दी है, ठीक है। अभी E इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी, ठीक है। तो डी ई इज इक्वल टू टी डी एस माइनस क्या होता है, पी डी वी, ठीक है। अभी अगर इनकी वैल्यू रख ली जाए तो सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं आंतरिक ऊर्जा जो होते हैं ताप और आयतन का फलन है, हम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, डी ई इज इक्वल टू, जब इंटरनल एनर्जी को भी ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, डी ई इसकी तरह ही हो जाएगा, डी एस डेल एस का जब ताप और आयतन में परिवर्तन देखा था तो उसी फलन के रूप में देखा था, तो इसी तरह डेल ई अपॉन डेल टी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी टी डी वी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3, 4 and this one is 5, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ds का जब हमने फलन के रूप में लिया, ताप और आयतन के फलन के रूप में, और इंटरनल एनर्जी जो है वो भी ताप और आयतन के फलन के रूप में हमने ली। तो अभी क्या होगा, डी का मान जब रखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस डी का मान हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैं रहने देती हूँ, 4, ये है 5 और ये है 6, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैं रहने देती हूँ। तो यहाँ से हम अगर इसे हटा लें, ठीक है, तो ये डी के वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो डेल ई अपॉन डेल टी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी टी डी वी इक्वल्स टू पी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी अपने पास, 7, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली है। अभी अगर मैं टी डी एस को एक साइड में ले लूं तो टी डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन डेल टी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी टी डी वी, यहाँ पे ये जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा टी डी वी, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। यहाँ तक हमने इक्वेशन कर ली है। आगे चलते हैं। ये आ गई हमारे पास टी डी एस की वैल्यू,
ठीक है, अभी इसी इक्वेशन को और आगे लेते हैं। इस dv को जो है कॉमन ले लेते हैं, तो TdS इज इक्वल्स टू डेल E अपॉन डेल T V dt प्लस डेल E अपॉन डेल V T dv कॉमन ले लेंगे हम, प्लस P और ये आ जाएगा dv। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? 9। ठीक है, यानी कि इसका dv और इसका dv हमने कॉमन ले लिया है। अब आगे चलते हैं, हमको ds की वैल्यू निकालनी है, तो ds ठीक है इज इक्वल्स टू, ये t जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। ये t को अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/t डेल E अपॉन डेल T V dt प्लस 1/t डेल E अपॉन डेल V T dv, सॉरी प्लस P। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी अपने 10। टेंथ इक्वेशन करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अगर DE की वैल्यू और DS की वैल्यू की तुलना करने पर, अभी आया था ये DS और DE की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, DE इज इक्वल्स टू था